पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी मॉडरेट टफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप। लास्ट के 30 दिनों के लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट 6 जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है हमने टारगेट दिया था आपको, है ना, हमारे 6500 9,000 वाले रिवीजन के लिए। उनका कॉन्सेप्चुअल वीडियो ये है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें बाकायदा समझाते हुए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डे 4 वाले आपके शॉर्ट नोट्स रिवीजन वीडियो में। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन बेसिकली आपके प्रीलिम्स 12 अक्टूबर वाले को हम टारगेट कर यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आईएनसी का फॉर्मेशन, मॉडरेट लीडर्स और इसके अलावा जो हमारे उग्रवादी गर्मपंथी नेता थे उनके बारे में। पॉलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, etc। ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, धुआंधार, हुंड्रू, चंचई, इसके अलावा बुढ़ाग एंड अदर्स। साइंस में हम क्या डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ, आप बोलोगे सर जी बेसिकली ह्यूमन बीइंग, है ना। एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल। इकोनॉमी में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो एफटीए वगैरह डिस्कस करेंगे। देखो, इसके अलावा जो बाकी के आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, तो वो भी पढ़ना है भाई, है ना। वीडियो में हम वो चीज लेकर आते हैं जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहते नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बाकी सारी चीजें रिस्पेक्टिव फोल्डर में आपको मिल जाएंगी, तो उसको जाकर आप वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आईएनसी के फॉर्मेशन की। तो आपका जो हमारा कांग्रेस था, कांग्रेस का फॉर्मेशन ए.ओ. ह्यूम ने आपके यहाँ पर करके दिया था। कब करके दिया था, 1885 में आपके 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को आपके कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। कहां पर होता है, आप बोलोगे सर बॉम्बे में। बॉम्बे के कौन से कॉलेज में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जीटीएस कॉलेज। जैसे बीटीएस था वैसे जीटीएस याद रख सकते हो। ठीक है, आजकल भाई आप लोग ऐसे ही याद कर पाते हो, पूरा तो नहीं याद होता आपसे, तो जीटीएस। ठीक है, फिर याद आ जाएगा गोकुल दास तेजपाल आपका संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कांग्रेस की फॉर्मेशन रखी गई थी, आप बोलोगे यस सर। इसके बाद इसमें जब पहली बार इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप बोलोगे देयर वर 72 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और इसमें ए.ओ. ह्यूम ने महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट क्या किया था, संभाल रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। बाकी इसको होस्ट कहां पर किया गया था, तो आप बोलोगे सर जी इसको होस्ट किया गया था, जिसका पहला सेशन था कलकत्ता के व्योमेश चंद बनर्जी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। यानी who was the president of the Indian National Congress at the time of 1885, तो आप बोलोगे सर WC बनर्जी, आपके व्योमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, इसको लेकर ना अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। तो सबसे पहले आपका सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी, तो आप आंसर करोगे लाला लाजपत राय ने। अगर आपसे बोला जाए षड्यंत्र सिद्धांत किसने दिया था, आप बोलोगे आरपी दत्त ने दिया था, आरपी दत्त। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश वाहक सिद्धांत। ठीक है, अभी पीछे भी दिखाता हूँ, आपके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ठीक है, उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे, याद रखिएगा, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, उस सॉरी उदारवादी, नॉट उग्रवादी, इट इज उदारवादी। यानी कि आपके मॉडरेट्स में कौन कौन थे, तो हमारे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके क्या थे, मॉडरेट्स थे, मॉडरेटर्स थे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक चीज, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी, आप बोलोगे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी आपके दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दी थी, आरपी दत्त ने। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ, 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसको हेड किसने किया था, व्योमेश चंद बनर्जी ने, और 72 डेलीगेट्स यहां पर अटेंड किए थे। सेकंड आपका हुआ था 1886 में कलकत्ता में, यहां पर इसको प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी सर ने किया था। फोर्थ आपका हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, और यहां पर आपके पहले
पहले दोस्तों अंग्रेज क्या बने थे, आपके प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल, ठीक है, याद रखिएगा जॉर्ज यूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूल थे, याद रखिएगा। फिर आपको 12th याद रखना है, 12th 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, तो आप बोलोगे सर रहीमतुल्लाह सयानी सर के पास। और यहाँ पर आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर सर ने गाया था। किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर सर ने गाया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 22 आपका 1906 में कलकत्ता में होता है, जिसको दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, और पहली बार यहाँ पर स्वराज टर्म को यूज किया गया था। द टर्म स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। आंसर हो जाएगा आपका 1906 एट कलकत्ता सेशन, ठीक है, चेयर्ड बाय दादा भाई नौरोजी। अगला था 1907 का सूरत स्प्लिट। किसने इसको होस्ट किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष आपको याद में रखना है, दो रास बिहारी रहे हैं, एक रास बिहारी बोस रहे हैं, एक रास बिहारी घोष रहे हैं। घोष जो थे ये आपके मॉडरेटर्स थे, ये आपके मॉडरेट्स थे, और जो आपके बोस थे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, याद रखिएगा, वो आपके उग्रवादी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 23rd ये आपका क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। इसके अलावा आपको याद में रखना है 27th आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। पंडित विशन नारायण धर ने इसको क्या किया था, चेयर किया था। और जनगण मन आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या किया गया था, गाया गया था। ये बात आपको सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं 28 आपका बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, R.N. मधोलकर ने इसको किया था। और आपके A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। यहाँ पर किसको क्या कहा गया था, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला गया था बांकीपुर अधिवेशन में R.N. माधोलकर के चेयरमैनशिप में, ठीक है। 32nd आपका 1916 में लखनऊ पैक्ट आया था, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार ने इसको होस्ट किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आए थे, और गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा नारा यहाँ पर दिया गया था। कब, तो 1916 के सेशन में दिया गया था। ये बात आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं आपका 1917 में कलकत्ता में आपका होता है 33rd आपका क्या, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर सेशन। अब इसमें श्रीमती एनी बेसेंट आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, यस। इसके अलावा 40th होता है आपका 1924 में, दैट इज बेलगाम अधिवेशन, और महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एंड ओनली, वन एंड ओनली एक बार आपके महात्मा गांधी ने चेयरमैनशिप को यहाँ पर होल्ड किया था, ठीक है ना। चेयरमैनी की थी किसकी, आप बोलोगे सर कांग्रेस की, 1924 में बेलगाम में, ठीक है ना, यस। अब 45th आपको याद में रखना, 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, चेयर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। चलिए, स्वराज का नारा स्वराज पहली बार टर्म कब यूज किया गया था, तो आंसर आ गया ना आपको, क्या अभी आपने बताया था 1906, याद रखिएगा। 51st, ठीक है, 51 जो आपका था, 51st जो था ये आपका 1937 में फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसको होस्ट किया था, याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये आपका पहला, ठीक है, पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, गांव में हुआ था, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे, तो मॉडरेट लीडर्स में आपको याद में रखना है, ठीक है। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे, तो आपको यहाँ पर याद में रखना है 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज था कांग्रेस का, ये आपके मॉडरेट्स ने यहाँ पर क्या किया था, लीड किया था। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रेयर, ठीक है, 3P यूज करते थे, ठीक है, तो पिटीशन दायर करते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कई बार प्रोटेस्ट भी करते थे, जैसे कि प्रोटेस्ट कहां पर करते थे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी ना, वहीं पर प्रोटेस्ट वगैरह भी करते थे। तो 3P का ये यूज करते थे, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। क्या बोला मैंने, याद रखिएगा, 3P का यूज करते हैं। पेपर में आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हो ना, तब आप ये सब लिखोगे तो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। प्रेयर, पिटीशन, और आप बोलोगे सर जी थर्ड, ये आप इनका लास्ट वो होता था जिसको यूज करते थे, दैट इज प्रोटेस्ट, ठीक है। और प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट होता था, ठीक है। कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, CR दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, PR नायडू, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे के सारे शांतिपूर्ण। अब इसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में आते थे भैया एक से बढ़कर एक, लाल बाल पाल, है ना, 3 लाल बाल पाल के बारे में तो आप जानते होंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल यहाँ पर कौन थे, विपिन चंद्र पाल, वेरी गुड। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 1890 के बाद ये असर्ट होना स्टार्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे 1890 के बाद आपके ये बढ़ना स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने जान लिया, लाला लाजपत राय के बारे में जान लिया, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है ना, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे विपिन चंद्र पाल भी थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे ये सारे के सारे। अच्छा, एक चीज
ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की वीडियो है। इसमें आपके जो वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक है, जो लास्ट 30 डे में हर एक एस्पिरेंट को ना सिर्फ याद करना चाहिए बल्कि इनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है अलॉन्ग विद 25 टेस्ट सीरीज आपके, जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं, 9 आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, इसके अलावा 5 यूपीजी के करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की। और ये सारी चीजें आपको जस्ट 499 में यानी 499 रुपए मिल रही है। पूरे मार्केट में आपको 499 में 25 मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे बढ़िया स्तर के, और आपको हमारा कंटेंट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, और तभी आप ये वीडियो देख भी रहे हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बच्चों को रहता है कि भाई सर जी मुझे ना कुछ डाउट्स रहते हैं, मुझे ये भी क्लियर करने हैं। तो डाउट्स क्लियरिंग के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है, एससीएस का टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप। अगर आपको ये ज्वाइन करना है, जहां पर आपको डाउट का क्लियरेंस मिलेगा तुरंत के तुरंत, इसके अलावा ज्ञान सर का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, लास्ट मिनट टिप्स मिलेगी, मोटिवेशन वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या चीजें मिलेंगी तो आपको ज्यादा जानकारी के लिए ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप इन पर कॉल कर कर भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं बच्चे। अब यहाँ पर हम पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में हम बात करते हैं किसके बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा हुआ है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपके प्रेसिडेंट के बारे में। इसके अलावा भी कुछ और आर्टिकल है, जैसे कि आपका 111 है, इसके अलावा आपका 123 है, ठीक है, ये भी आपके प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड आर्टिकल है, फिलहाल आपको याद में रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपको जो संघ की कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन होती है, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट साहब, फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं आपके कैबिनेट, कैबिनेट मतलब सारे के सारे जितने भी मंत्री मंत्री होते हैं वो सारे आते हैं, फिर आता है आपका अटॉर्नी जनरल, यानी टोटल 5 लोग आपके आते हैं किसमें, यूनियन के एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। याद रखिएगा कैग, सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं आते बच्चे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिविलेजेस यहाँ पर दिए गए हैं आपके प्रेसिडेंट को, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिल विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ एक्ट, इसको आप एक्ट नहीं बना सकते हो, आपको एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव बिल को वापस करवा सकता है कि जाओ इसको रिकंसिडर करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ग्रांट कर सकता है पार्डन टू दोज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, जो लोग आपके कोर्ट के दौरान अदालत के द्वारा सजा के पात्र हैं उनको छूट भी दे सकता है आपका प्रेसिडेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर दे रखी गई है बच्चे, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 72 है ना। इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट, कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो आपका 54 में दे रखा है। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट आपका 56 में दे रखा है। स्वेरिंग यानी कि आपका प्रेसिडेंट जो ओथ वगैरह लेता है वो आपके किस में दे रखा है, आर्टिकल 60 में दे रखा है। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो आपका आर्टिकल 61 में दे रखा है। ये सारे आर्टिकल्स याद में रखने, मैचिंग मैचिंग में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सॉरी, और दूसरा आपके फखरुद्दीन अली अहमद। प्रेसिडेंट के टेन्योर के टाइम पे इनकी डेथ हो गई, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत के पहले प्रेसिडेंट आप सबको पता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक आज तक जो प्रेसिडेंट रहे वो आपके कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंसिक्यूटिवली आपके 3 टाइम्स तक 1950 से 52, 52 से 57, 57 से 62 तक, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र ऐसे आपके प्रेसिडेंट जो निर्विरोध चुने गए थे, वो कौन थे, एन संजीव रेड्डी थे, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो जिन्हें यूनानिमसली यहाँ पर क्या चुना गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन, यहाँ भी यानी कि इलेक्टोरेट जो होता है आपके, उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो सबसे पहले तो आपके एमपी, जितने भी आपके अपॉइंटेड एमपी हैं, जितने भी आपके एमपी क्या है, अपॉइंट किए गए हैं, जितने भी आपके एमपी यहां से जीत कर आए हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी आपके सारे के सारे जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो आपके मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के लिए, क्वालिफिकेशन क्या बच्चे,
देखो, अगर आपको क्वालिफिकेशन जाननी है तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके उम्र 35 साल से ज्यादा की होनी चाहिए और इसके अलावा वो किसी भी हाउस का मेंबर बनने की क्या रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो आपको ध्यान में रखना है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो आपके संसदीय व्यवस्था है, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इसमें सारी की सारी जो पावर होती है वो यूज कौन करता है? तो आप बोलोगे सर जी वो यूज करता है आपका प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, ये आपका क्या होता है? रियल हेड होता है, ठीक है। ये आपके एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सारी की सारी पावर ये यूज करता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट क्या हेड ऑफ स्टेट है, उसी तरह से आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। आगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर के पहली बात तो याद रखना, कोई चुनाव नहीं होते। एमपी में से ही किसी एक को क्या चुना जाता है? प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ये निर्धारण करती है जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं वो वाली पार्टी, ठीक है। बहुमत दल जो होती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में, वो अपने किसी एक इंसान को, किसी एक एमपी को क्या बोलती है कि भैया ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इसको ओथ दिला दीजिए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? आपके प्रेसिडेंट को ये सजेस्ट करता है कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, किस किस को मिनिस्टर बनाना है, किस किस को नहीं बनाना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। आर्टिकल 75 ओनली सेज दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, है ना। लेकिन याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पर आपको जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जिस भी यहाँ पर नेता को, पहली बात तो अगर उसके पास मेजोरिटी वोट नहीं, तो सबसे पहले तो उसे लोकसभा में अपना जो वोट है, फ्लोर टेस्ट उसको पास करना होगा। फ्लोर टेस्ट मतलब समझते हो ना, लोकसभा में उसको अपने वोटिंग दिखानी होगी कि भैया मेजोरिटी मेंबर्स उसके पक्ष में है। तो सबसे पहले फ्लोर टेस्ट उसे पास करना होता है, तभी जाकर उसे प्राइम मिनिस्टर माना जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। और ये काम उसे 1 महीने के अंदर करना होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, आगे यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल। सबसे पहले आपका आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 आपका क्या बताता है? जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रियों का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको कहां पर मिलेगा? आर्टिकल 75 में। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन आपका आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है प्राइम मिनिस्टर से, ऐसा आर्टिकल 78 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इसके बाद द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था का आधार, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया है, ये हमने ब्रिटिश मॉडल के बेसिस पर ऑप्ट कर रखा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और इसमें हेड कौन होता है? इसमें हेड होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्लियर है। चलो, आगे चलते हैं बच्चे। आगे यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 74, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसके अलावा इट इज ऑल्सो मेंशन दैट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी द प्राइम मिनिस्टर। इनका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 75 आपका क्या मैंने बोला, तो ये आप बोलोगे कि सर ये टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में आपका बताता है, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 कहता है कि भैया इसके 3 पार्ट होंगे, आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड आप बोलोगे सर जी राज्यसभा। और ये आपका वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो कि आपके यूके का है उस पर ही बेस्ड है, ठीक है, उस पर ही बेस्ड है। पार्ट 5 में इसके बारे में दिया गया, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 पार्ट है जो मैंने पहले बता दिए। इन 1954 द वर्ड राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। इनकी जगह पर ये टर्म यूज किए गए थे 1954 में। इससे पहले ये सारे वर्ड यूज होते थे, ठीक है। राज्यसभा जो होता है बच्चे, यहां पर आपके कौन होते हैं? राज्यसभा में याद रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, यानी जितने भी अलग अलग यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव जाकर आपके राज्यसभा में बैठते हैं। वेरस लोकसभा में कौन बैठते हैं? तो यहाँ पर आपके जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ वाटरफॉल्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है कुंचिकुल वाटरफॉल। कुंचिकुल आपका कहां पर है? सिमोगा डिस्ट्रिक्ट, आपके वराही रिवर पर, याद रखेगा, वरही रिवर पर आपके
कुंचिकुल वाटरफॉल है, बहुत ज्यादा बच्चा ये गलत करता है, ठीक है। इसके अलावा दूध सागर आपका गोवा में है, मांडवी रिवर पर, ठीक है। बरकाना आपके कहां पर है, कर्नाटक पर, और एलिफेंट फॉल आपके शिलोंग मेघालय में है, याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सी रिवर पर है, तो ये है आपका उमशी रापी रिवर पर आपके एलिफेंट वाटरफॉल है, याद रखेंगे, शिलोंग मेघालय में, ठीक है। और बरकाना आपके सीता नदी पर। इसके अलावा आपका मीनमट्टी वयनाड आपके केरला में है, ठीक है। इसके अलावा आपका नदी कौन सी है, तो वामनपुरम आपके रिवर है। वनतांग आपके मिजोरम में है, कौन सी रिवर पर, वनवा रिवर पर। कुने विलेज महाराष्ट्र में है, उल्हास रिवर पर, ठीक है। कुने आपके उल्हास रिवर पर है, वनतांग आपके वनवा रिवर पर है। शुशीपारा आपके केरला में है, चलियार रिवर पर, ठीक है। शुशीपारा चलियार रिवर पर केरला में है। इसके अलावा आपका भाम बावली है महाराष्ट्र में, उरमोडी रिवर पर, किस पर, उरमोडी रिवर पर, ठीक है। इसके अलावा मगोड जो है आपका डांडेली कर्नाटक में है, बेदाती रिवर पर, किस पर, बेदाती रिवर पर। और बहुती जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, सेलार रिवर पर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका जोरांडा जो वाटरफॉल है ये आपके उड़ीसा में है, कौन सी रिवर पर, तो आपका बुधा बलंगा रिवर पर है। हैब्बे आपका कर्नाटक पर है। डुडुमा इंपॉर्टेंट है आपका उड़ीसा में है, और मचकुंड रिवर पर है, ठीक है। इसके अलावा लोड बुढ़ागग, ठीक है, लोड बूढ़ागाग आपके झारखंड में है, बुरहा रिवर पर, याद रखेंगे। कियोती आपके मध्य प्रदेश में, और कालहट्टी आपके कर्नाटक में है, ठीक है ना। चचई आपका कहां पर है, चचई आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश में है, बिहार रिवर पर, किस पर, बिहार रिवर पर। आगे देखते हैं बिदोन जो है, बिंदो आपके मेघालय में है, ठीक है, उमियाम रिवर पर। इसके अलावा धुआंधार मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पर, ठीक है। वंतवांग आपके मिजोरम, बनवा रिवर पर। चुलिया आपके छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, चुलिया आपके दो जगह पर है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बेसिकली दिखा रहा है, चंबल रिवर पर, ठीक है। इसके अलावा शिव समुद्रम आपके कर्नाटक में है, कहां पर, आप बोलोगे कावेरी नदी पर। जोरांडा आपके उड़ीसा में है, अयारू रिवर पर। हुंडरू आपका झारखंड में है, सुवर्ण रेखा नदी पर, याद रखिएगा हुंडरू हुंडरू भाई बहुत बार पूछा गया, झारखंड में है, सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। कपिल धारा आपके अमरकंटक में है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलिए इसके आगे है आपका अगाया गंगई आपके तमिलनाडु में है, अय्यारू रिवर पर। टाइगर फॉल्स आपके चक्राता उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, चक्राता उत्तराखंड में है टाइगर फॉल्स, ठीक है। तीरथगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में है, आपका मुंगा बहार रिवर पर, किस पे, मुंगा बहार रिवर। चुलिया फॉल आपके राजस्थान में, चंबल रिवर पर। आपका लांगसियांग आपके मेघालय पे है, किन्सी रिवर पर, किस पर है, किन्सी रिवर पर। और चित्रकूट बच्चे कहां पर है, आपके छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती रिवर पर है, ठीक है। आपके इसके अलावा है आपका वाजाचल आपके केरला में है, और ये आपका चलाकुडी रिवर पर है। तो गौतम धारा या फिर जोन्हा ये आपके कहां पर है, झारखंड में है, रारू रिवर पर, याद रखिएगा। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। चुलिया चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती रिवर पर, चित्रकूट बहुत बार पूछा गया है, इंद्रावती रिवर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लांगसियांग है मेघालय में, किन्सी रिवर पर है। गौतम धारा आपके झारखंड में, रारू रिवर पर। इसके पीछे वाले आपका जैसे हुंडरू पूछा गया है, जोरांडा आपका पूछा गया है, मयूरभंज उड़ीसा में अयारू रिवर पर, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपका गोकाक बहुत इंपॉर्टेंट है। गोकाक आपके कौन सी नदी पर है, घट प्रभा रिवर पर है, घट प्रभा रिवर पर, कर्नाटक पर है गोकाक वाटरफॉल। साडनी फॉल्स आपके कहां पर है, झारखंड पे है, संख रिवर पर। संख, ईब, देव ये सब आपके महानदी के ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, ठीक है। दसम फॉल्स आपके झारखंड पे है, कांची रिवर पर, ठीक है। इसके अलावा आपका खंडाधर सुंदरगढ़ वाटरफॉल सुंदरगढ़ में है, आपके उड़ीसा में, मखांदा रिवर पर, किस पर, मखांदा रिवर पर, ठीक है ना, यस। इसके अलावा कुडुमारी आपके कर्नाटक पर है, मुथुया पलानी याद रखिएगा, पलानी आपका रामगढ़ झारखंड में है, सिलेर रिवर पर, किस पर, सिलेर रिवर पर, ठीक है। इसके अलावा नोहा खलिकाई आपका जो है ये आपके खासी की पहाड़ियों पर है, मेघालय में, याद रखिएगा, ठीक है। केप्पा केप्पा आपका कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा अब्बे भी कर्नाटक में है, ये कावेरी रिवर पर है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रख पाओगे भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा, पेपर निकालना है, ठीक है। इसके अलावा पांडवगढ़ कहां पर है, आप बोलोगे सर पांडवगढ़ हमारे महाराष्ट्र में है, रजत वाटरफॉल आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, आपका मुंह आता है, आपके एसोफेगस आता है, आपके स्टमक आता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है, आपका क्या आता है, तो आप बोलोगे सर जी रेक्टम और एनस वगैरह सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, ये आपके भोजन को ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी में एसिमिलेट करा देते हैं, ठीक है। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब ये क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसीजरल पूरी प्रोसेस है जो आपके मुंह से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है,
तो आप बोलोगे सर जी ये जाकर आपके खत्म होती है एकदम, मतलब जब आप चीजों को काइम के रूप में पेस्ट में बदल देते हो तब, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, काइम जो है, काइम क्या है, आपका एकदम खाने का एकदम लुगदी होता है, जो छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां आपका बायल जूस इसमें मिलता है, और बायल जूस इसमें से फैट वगैरह को क्या करता है, फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बड़ी आंत में क्या होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपके वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और बचा हुआ अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पाचन यानी डाइजेस्टिव जो डाइजेशन है उसमें शामिल, उसमें सपोर्ट करने वाले अदर ऑर्गन कौन से, तो एक आपका बायल है, बायल मतलब बायल जूस होता है जो कि आपका लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसके अलावा आपका पैनक्रिया है, पैनक्रिया क्या करता है, आप बोलोगे सर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक आपका एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। इंसुलिन तो अलग ही चीज हो गई, ये तो आपका ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें आपके पैनक्रिया और लीवर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में याद रखना है, जैसे एमाइलेज। तो बच्चे एमाइलेज आपके लार यानी सलाइवा में पाया जाता है, और ये आपके स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में यानी डायसैकेराइड में तोड़ देता है। यानी स्टार्च क्या है, पहले तो आप बताओ ये पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है या डायसैकेराइड है। तो देखो याद रखो, स्टार्च आपका क्या होता है, दैट इज आपका पॉलीसैकेराइड। ये क्या है आपका, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। स्टार्च को ये डायसैकेराइड में क्या कर देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, ये बात आपको याद में रखनी है। इसके अलावा पेप्सिन, पेप्सिन का यूज कहां पर होता है, आपके अमाशय में पेप्सिन आपका सिक्रेट होता है, और ये प्रोटीन को क्या करता है, छोटे छोटे पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में तोड़ता है, सॉरी। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपके कहां पर होता है, ये आपके अग्न्याशय से निकलता है, छोटी आंत में रिलीज होता है, और ये आपके प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सही है सारे के सारे। फिर आपका आता है लाइपेज, लाइपेज भी आपका पैनक्रिया क्या करता है, सिक्रीट करता है, और ये इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है लाइपेज, और ये आपके फैट्स को क्या करता है, फैट्स को तोड़ता रहता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में इसको तोड़ता है। इसके अलावा माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाले क्या है, आप बोलोगे एमाइलेज, आपके वो हैं एंजाइम्स हैं, जो आपके माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स में। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड का मतलब अब ये बहुत ही सिंगल फॉर्म में आ चुका है, और अब ये इजिली बॉडी क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं भाई एग्जीक्यूटरी सिस्टम में, यानी उत्सर्जन तंत्र में। तो उत्सर्जन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपका किडनी करता है, ठीक है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है वो भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होती है। स्किन भी क्या करती है, एग्जीक्रीट करती है बहुत सारी चीजों को, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है स्किन, लीवर, लंग्स, ये सब क्या है, ये भी आपके एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किडनी की। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे सर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है, ये लिखा भी होगा। इसके अलावा आपके किडनी दो पेयर में होते हैं, हम सबको पता है, एक चली गई तो एक पर हम इंसान जिंदा रह लेते हैं, बट फिर प्रॉब्लम तो होना स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है। किडनी का सबसे आउटर पार्ट आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, इनर पार्ट आपका मेड्यूला कहलाता है। तो बाहर का अंग कॉर्टेक्स, अंदर का अंग मेड्यूला कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत मिलियंस में आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करके टॉयलेट के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यूरेटर्स का काम क्या होता है, यूरेटर्स किडनी से जो माल मटेरियल निकल रहा है उसको रास्ता दिखाता है यूरिनरी ब्लैडर का, कि जहां पर जाकर वो स्टोर होगा। क्योंकि अगर मान लो किडनी ने फिल्टर किया और फिल्टर करके वो जा रहा है टॉयलेट, ब्लैडर है नहीं, तो भाई सीधे आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा, आपको तुरंत तुरंत टॉयलेट भागना पड़ेगा, 2 बूंद आपका जैसे प्यूरिफाई होगा तुरंत आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्लैडर होता है। तो यूरेटर क्या करता है, आपको किडनी को, यूरेटर किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट कराता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है, और एक लिमिट के बाद फिर आप कहाँ जाते हो, यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हो। याद रखिएगा एक चीज आपके, कि दिन भर में आपका बॉडी ऑल अराउंड 100 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, 100 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। मुझे बताना जरा, क्या हमारे शरीर में 180 लीटर खून होता है, तो बहुत से बच्चों का आंसर आएगा सर 5 to 6 लीटर खून होता है। आप 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है, ये कैसे कह सकते हो, तो ये लोग आप लोग जरा सोचना और सोच कर आंसर करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखनी है, जैसे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस जिस पर मैं टिक कर दूं वो याद रखिएगा, जैसे कि काल सुबाई, काल सुबाई हरिश्चंद्र घाट आपका कहां पर है, आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में। इसके अलावा कोयना, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बच्चे गुजरात लगा के आएंगे बेटा, गलत हो जाएगा। कोयना आपका कहां पर है, आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में। भीमा शंकर महाराष्ट्र में, तुंगारेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके
कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। फिर आते हैं राजस्थान में, तो माउंट आबू आपको पता है, सरिस्का पता है, जवाहर सागर, ये याद रखिएगा। जो पता है उस पर टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों ने याद कर रखा है, ठीक है। चंबल याद रखिएगा, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन विहार याद रखिएगा। इसके अलावा केवलादेव बर्ड सेंचुरी आपको पता ही है। राम सागर भी याद रखिएगा। शेरगढ़ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है ना। इसके अलावा काइला देवी, नाहरगढ़, रामगढ़ और आपका विषधरी, विषधरी आपके कहां पर है, रामगढ़ विषधरी आपका, आप बोलोगे राजस्थान में, ठीक है। अब इसके अलावा गुजरात में तो कच्छ हम सबको पता है, ठीक है। नल सरोवर याद रखिएगा, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा पूर्णा वाइल्ड एस पोरबंदर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी कहां पर है, आपके गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा आपको जम्बू गोधा कहां पर है बच्चे, जम्बू गोधा भी आपके गुजरात में है, याद रखेंगे, ठीक है। ससान गिर भी आपका, गिर वाला जितनी बार गिर आ जाए तो वो सब गुजरात चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिटियाला या फिर थोल लेक डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि थोल लेक कहां पर है, तो आप बोलोगे सर थोल लेक हमारे गुजरात में, याद रखिएगा, थोल आपका गुजरात में है, ठीक है। चलो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, याद रखेंगे। तमिलनाडु में बच्चे कोडाई कैनाल आपको याद होगा, कैलिमर आपको याद होगा, पुलिकट आपको याद होगा, सत्यामंगलम आप लोग आंध्र प्रदेश लगा सकते हो, लेकिन सत्यामंगलम आपके तमिलनाडु में। इसके अलावा कलाकड़ भी आपके तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कावेरी आप लोग तमिलनाडु ही लगाओगे। इसके अलावा काजू वैली आप लोग कर्नाटक लगा सकते हो, लेकिन है कहां पर, आप लोग बोलोगे तमिलनाडु में। तो काजू वैली आपका वेटलैंड बर्ड सेंचुरी आपके कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला आपका मणिपुर के नाम ही से आप लगा लोगे कि यांगपो पोक्पी, ठीक है, पुकी नहीं लिखा है, यांगप्यो पोक्पी लाक्चो, ठीक है। इसके अलावा खोंगजेंग गांबा, तो खोंगजेंग गांबा आपके चिंग, ये आपके कहां पर है, मणिपुर में है, ठीक है। इसके अलावा माकरू आपका कहां पर है, मणिपुर में। कैलाम भी आपका मणिपुर में। जिलाद आपके मणिपुर में। इसके अलावा बनिंग कहां पर है, मणिपुर में, याद रखिएगा। थिन्नू गई भी कहां पर है, मणिपुर में। थिन्नू गई से ऐसा लग रहा है तमिलनाडु में होगा, लेकिन आपके कहां पर है, मणिपुर में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, वेस्ट बंगाल ही लगाओगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा लोथियन आइलैंड कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, लोथियन आइलैंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। हेलीडे आइलैंड आपका वेस्ट बंगाल हो गया। लोथियन आइलैंड आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ये दोनों याद रखिएगा, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हेलीडे और लोथियन आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं बिहार में आपका बरेला लेक है, ठीक है। इसके अलावा आपका भीम बंद है, गौतम बुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा कैमूर है, वाल्मीकि है, गंगा डॉल्फिन है, ये सारे आपके कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो भैया सारा ही याद कर लेना, बखीरा, कैमूर, महावीर, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना, हस्तिनापुर, रानीपुर, सुहागी बरवा, सुर सरोवर, ठीक है, चंद्रप्रभा, ये सारे विथ इनके डिस्ट्रिक्ट भी याद करने पड़ेंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका यूपी स्पेशल में दिया होगा। उड़ीसा आपका यहाँ पर भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माता बहुत बार पूछा जाता है, गहीर माता कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। सतकोशिया गॉर्ज आपके उड़ीसा में, सिमलीपाल आपके उड़ीसा में, बैसीपल्ली, ये सारे आपके उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ, अस्कोट, अस्कोट कस्तूरी मृग इंपॉर्टेंट है। अस्कोट मस्क डियर आपके कहां पर मिलते हैं, आप बोलोगे सर उत्तराखंड में, अस्कोट मस्क डियर आपके उत्तराखंड में है, ठीक है, यस। गोविंद पशु विहार आपके कहां पर है, आप बोलोगे सर उत्तराखंड में। सोना नंदी या फिर नंदौर, ये आपके कहां पर है, आपके उत्तराखंड में, याद रखेंगे, ठीक है। केरला में आपके थडेकट बर्ड सेंचुरी, इडुक्की, पेराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकोम, चिन्नार, एरालम या फिर आपका चिमोनी, ये आपके याद में रखना पड़ेगा। चिमोनी और अरालम ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी थे, अरालम और आपके चिमोनी, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। अरालम और चिमोनी दोनों केरला में है, याद रखिएगा, अरालम और चिमोनी आपके केरला में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, ताता पानी पूछा जा सकता है। ताता पानी आपके कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। इसके अलावा केन, घड़ियाल, ओरछा, ये भी आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में। झारखंड की बात करें तो डलमा पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा गौतम बुद्धा, ठीक है। पारसनाथ पूछा जाता है, कहां पर है, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा, आपका झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा तोपचांची आपका कहां पर है, आप बोलोगे झारखंड में, ठीक है। लवालोंग आपका झारखंड में, लवालोंग भी पूछा गया था अभी, तो लवालोंग कहां पर है, आपके झारखंड में, ठीक है। पलकोट कहां पर है, झारखंड में, ठीक। आसाम की बात करें तो दीपोर बिल है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है, लावो खोवा है, दिहिंग है, इसके अलावा चक्रशिला है, अमचांग है, बुरहा आपका बुरा चापरी भी है, ये भी आपको याद में रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल इंपॉर्टेंट है, पोंग डैम लेक इंपॉर्टेंट है, रेणुका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धौलाधर इंपॉर्टेंट है, तालरा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिकारी देवी भी पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना, सिकारी देवी आपके हिमाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ अचानक मार्ग, सीता नदी,
ठीक है, आपका बैरमगढ़, ठीक है, बादल खोल पूछा जाता है, बादल खोल कहाँ पर है, आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका आंध्र प्रदेश में कोरिंगा है, कोलेरू है, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, प्राणहिता है, सारे के सारे। पखल, पखल आपका तमिलनाडु में, पखल आपका तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है, पखल कहाँ पर है, तेलंगाना में है। इसके अलावा कावल, कावल भी कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है। किन्नेर सानी तेलंगाना में, ठीक है। पोचरम, पोचरम भी आपके तेलंगाना में। मिजोरम में डांपा, डांपा कहाँ पर है पूछा गया है, मिजोरम में है, ठीक है। इसके अलावा ख्वांगलुंग, ख्वांगलुंग भी आपके मिजोरम में है। और तोकालो भी आपका, तोकालो भी याद रखिएगा, मिजो, ठीक है। तोकालो कहाँ पर है, मिजोरम में है, ठीक है। चलो अगला, सिक्किम में आपका फैम्बोंगलो कीथम बर्ड सेंचुरी, कीथम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये हमारे सिक्किम में, याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक में दांडेली, घटप्रभा, चिमोली, तालकावरी, ठीक है, सोमेश्वरी, भद्रा, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी। सर जी एक बार में याद नहीं हो रहा है, परेशान मत हो, एक बार वीडियो को देखने के बाद 2-3 बार वापस से रिवाइज कर लेना, स्नैप ले लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार करना पड़ेगा। लक्षद्वीप में आपके डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, पट्टी बर्ड सेंचुरी, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, पट्टी बर्ड सेंचुरी आपके कहां पर है, आप बोलोगे सर लक्षद्वीप में है, ठीक है। असोला भाटी, असोला भाटी जिसको आप इंदिरा प्रियदर्शनी कहते हो, कहां पर है, दिल्ली में है। फकीम आपके नागालैंड में, ठीक है। तो जिन पे मैंने मार्क किया वो जरूर याद कर लेगा। अब हो, अच्छा झज्जर बचौली, झज्जर बचौली आपके पंजाब में रिसेंटली एड ऑन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोवा, गोवा में आपके भगवान महावीर जिसको आप मोल्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हो, तो मोल्लेम कहां पर है, आप बोलोगे सर गोवा में है। बुंदेला कहां पर है, गोवा में। मदई कहां पर है, गोवा में, ठीक है। चंडीगढ़ में आपके सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा गया, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, चंडीगढ़ में, ठीक है। हरियाणा में भिंडवास है, ठीक है ना, कालेसर है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा आपका इडुमिश्मी, इडुमिश्मी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जिनमें स्टार मार्क कर रहा हूं वो जरूर कर लेना, ठीक है। यस, जम्मू कश्मीर में आपका नंदिनी और सुरी, आपका सुरिनसर मानसर, ठीक है। ये आपका सुरिनसर मानसर आपके कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा बैम्बू आइलैंड, बैरन आइलैंड, चैनल आइलैंड, पिकॉक आइलैंड, टर्टल आइलैंड, कोरल लेदरबैक टर्टल और मेगापोड, ये सारे के सारे आपके अंडमान निकोबार में हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब यहाँ से एफटीए की हम बात करेंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हाल फिलहाल में आपका यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में क्या हुआ है, आप बोलोगे, सॉरी यूरोपियन यूनियन कह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में हाल फिलहाल में साइन हुआ है जुलाई 2025 में, ठीक है, एकदम लेटेस्ट डेटा है। देखो पहली बात तो फ्री ट्रेड क्या होता है आप सबको पता है। फ्री ट्रेड मतलब जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और जब ये फॉरेन ट्रेड बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हो रहा है, दोनों तरफ कोई भी बैरियर वगैरह नहीं लगाए जाते, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है, तब हम उसे फ्री ट्रेड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब बिना किसी व्यवधान के एक दूसरे की इकोनॉमी में एंट्री, ये आपका होता है फ्री ट्रेड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक तो रिलेशन अच्छा हो और उसके बाद दोनों देशों की जीडीपी प्रमोट हो, बढ़े आगे। निर्यात किसे कहते हैं हम सबको पता है, जब एक देश दूसरे देश में सामान को भेजता है तो उसे आप निर्यात कहते हो। और दूसरा देश जो सामान को आपके क्या करता है, रिसीव करता है, उस चीज को हम एक्सपोर्ट कहते हैं, उस चीज को हम इंपोर्ट कहते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ठीक है। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में इंडिया का जो कुल एक्सपोर्ट था वो अब तक का सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है, दैट इज नियर अराउंड 824.9 बिलियन डॉलर का, समझ रहे हो। 824 दशमलव लगभग 825 बिलियन डॉलर भी कह सकते हो, तो 825 से बस 0.1 बिलियन डॉलर यहां पर कम है। ये 2024-25 का हमारा एक्सपोर्ट है। ये 6% का ग्रोथ दिखाता है लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट फिगर से। लास्ट ईयर हमारा 778.1 बिलियन डॉलर था, वहां से 6.01% बढ़कर अभी कितना हो गया है, 824.9 बिलियन डॉलर हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट की हम बात करें तो इंपोर्ट का डेटा यहां पर आया 2024-25 के लिए। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो आपके कुल निर्यात 5.5% की वृद्धि के साथ 820.93, ठीक है, बिलियन डॉलर रहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यस, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं विदेशी निवेश बच्चे दो टाइप के होता है, एक मैंने आपको बताया एफडीआई, एक आपको बताया मैंने एफपीआई। एफडीआई विच इज मोर देन 10%, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 10% से ज्यादा होता है। एफपीआई क्या होता है बच्चे, ये आपका लेस देन 10% होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा 3 एफडीआई इक्विटी प्राप्त करता है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पर आता है, तो आप बोलोगे सर सर्विस सेक्टर में आता है। फिर आपके कहां पर आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये क्रोनोलॉजिकली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और फिर कहां पर आता है, आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। इसके अलावा 3 एफडीआई करने वाले देश, सबसे ज्यादा एफडीआई हमारा सिंगापुर से आता है,
फिर मॉरिशस से आता है और सबसे लास्ट में हमारे अमेरिका से आते हैं। ये 3 आपके शुरुआती देश हैं, ठीक है। इसके बाद 3 एफडीआई प्राप्त करने वाले केंद्र व राज्य आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा एफडीआई आप सबको पता है महाराष्ट्र में आता है, नियर अराउंड 39%। दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन वैली जहां पर है, आप बोलोगे सर कर्नाटक में, ठीक है, तो यहाँ पर आता है। इसके अलावा आपका तीसरा कहां पर आता है, दिल्ली में आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कितना हमने रिसीव किया था, तो 2023-2024 में 71.28 बिलियन डॉलर के मुकाबले हमने 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई रिसीव किया था इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। फॉरेन डेट क्या होता है, तो आप सबको पता है फॉरेन डेट मतलब एक देश के ऊपर, एक देश की गवर्नमेंट के ऊपर बाहरी देश का कितना यहाँ पर ऋण है, तो वो आपका फॉरेन डेट कहलाता है। अच्छा, फॉरेन डेट आपको याद में रखना है, जरूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के ऊपर हो, ये आपके प्राइवेट प्लेयर के द्वारा भी लिया जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट प्लेयर जैसे अडानी अंबानी, ये विदेश से कितना लोन लेकर बैठे, ये आपका फॉरेन डेट कहलाता है। तो 2024 में इंडिया का फॉरेन डेट कितना है, 717.9 अरब अमेरिकी डॉलर है, ठीक है ना। कितना है, तो आप बोलोगे 717.9 आपका बिलियन डॉलर क्या है, आप बोलोगे फॉरेन डेट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और लास्ट आपका ये बढ़कर कितना हो गया 2024 से 2025 में, तो ये हो चुका है आपका 736.3 बिलियन डॉलर मार्च 2025 तक, ठीक है। और ये हमारी जीडीपी का कितना है, तो 19.1% है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है। तो दिसंबर 2024 तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 640.3 बिलियन डॉलर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कितना है, 640.3 बिलियन डॉलर है, आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यस, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग, यानी हाल फिलहाल में जो डेटा आया है, इसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर हो चुका है 690.72 बिलियन डॉलर। कितना हो चुका है, 690.72 बिलियन डॉलर। मतलब अगर आप अपने फॉरेक्स रिजर्व से चाहे तो एक बार में अपना पूरा का पूरा लगभग जो फॉरेन डेट है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जून 2025 में हमारे पास जो सेंट्रल बैंक था, इसके पास सोने यानी गोल्ड का जो भंडार था ये बढ़कर 879.8 टन हो चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आपका क्या दे रखा है दोस्तों, आगे दे रखा है बैलेंस ऑफ आपका पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो एक कंट्री पूरे साल भर में जितना भी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो उसका जो एक खाता बनाया जाता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपका इंडिया है, जो हमारा देश भारत है, जनवरी से मार्च 2025 तक का जो फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें 13.5 बिलियन डॉलर का क्या रहा है, हमें 1.3% का अधिशेष दर्ज किया गया। मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारा सरप्लस रहा है। हमारा करंट अकाउंट में अधिकतर डेफिसिट रहता है, लेकिन जनवरी से मार्च का जो फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें आपके 13.5 बिलियन डॉलर का सरप्लस देखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज ऑल अराउंड 1.3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। ये आपका सरप्लस रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 का जो थर्ड क्वार्टर था, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, इसमें आपका चालू खाता जो घाटा था, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था, ये 11.5 अरब डॉलर रहा था। तो ये आपका घाटा रहा था। इसके बाद आपका फायदा हो गया, घाटा हुआ था 11.5 अरब डॉलर का, फायदा हुआ 13.5 अरब डॉलर का। लगभग अभी भी 2 अरब डॉलर का हमें प्रॉफिट रहा आधे साल में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, मतलब नुकसान में नहीं था, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें, तो अगस्त 2025 की बात करते हैं, तो हमारा एक रुपए 88.29 रुपए आपका एक डॉलर के बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिसने थोड़ा सा रिकवर किया था अपने आप को, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, यस, अब यहाँ पर आपको भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पढ़ ही लेते हैं। तो इंडिया और यूके ने साइन किया है आपका हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि जुलाई 2024 में लंदन में यहाँ पर साइन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है ये, जुलाई 24 जुलाई 2025, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। डेट सीधे आ सकती है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साइन किया, ना कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर या किसी और ने। प्रधानमंत्री ने साइन किया है, ना तो राष्ट्रपति वगैरह किसी और ने नहीं किया, ठीक है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इसमें साइन किया है। इनने एम रखा है कि 2030 तक हम अपना बायलैटरल यानी द्विपक्षीय जो व्यापार है, इसको लगभग 120 बिलियन डॉलर का बना लेंगे। देखते हैं, 120 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा नहीं होता है, लेकिन देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। बाकी बेनिफिट क्या होगा, तो ड्यूटी ऑन 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
टू द यूके हैज बीन एलिमिनेटेड। भारत के जो 99% एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाता था उस पर से 99% एक्सपोर्ट से ड्यूटी हटा ली गई है अब, यानी कि बिल्कुल आराम से भारत का सामान जो है यूके में जा सकता है। इंडिया विल गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है वो भी आप ड्यूटी फ्री एक्सेस आपके कहाँ पर मिल पाएगी, आपकी यूके में मिल पाएगी, ठीक है, जिसमें आपका पेपर, टर्मरिक, मैंगो, पल्प, पिकल्स, ये सब चीजें शामिल है। ड्यूटी ऑन यूके विस्की एंड जिन in India will be reduced from 150% to 75% and further reduced to 40% after 10 year। तो अगले 10 सालों में, पहले तो आपको 75% रिड्यूस कर दिया गया है और अगले 10 सालों में से घटाकर 40% कर देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मोटर व्हीकल्स जो है इन पर भी ड्यूटी को 100% से रिड्यूस करके 10% कर दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अंडर अ कोटा अरेंजमेंट, कोटा अरेंजमेंट होता है मतलब ये 10% की जो छूट दी गई है, सपोज करो 10% की छूट केवल 1000 कारों के लिए दी गई होगी, या फिर आपके 500 कारों के लिए दी गई होगी, या फिर आपके 100 कारों के लिए दी गई होगी। जैसे ही आप इन लिमिट को एक्सटेंड करोगे आप पर वापस 100% ड्यूटी लग जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट आप सबको पता है सर जी, एक सेकंड, बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट में आपको यहाँ पर याद में रखना है कि 90% प्रोडक्ट हमारे आसानी से जा पाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, दोनों देश में फायदा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। अब ये सारी चीजें जैसे आपने अभी देखा, ये पूरा आपको जो टू द पॉइंट चीजें बताई गई है एकदम, जो पेपर में आपको डायरेक्टली आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं बेसिकली हाई यील्डिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जिसे हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। इसके साथ आपको वीडियो वगैरह लेक्चर जो आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपको मिल रही है जस्ट 499 में। इसमें इंक्लूडेड है लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 25 मॉक टेस्ट सीरीज आप में, जिसमें 9 सब्जेक्ट वाइज होंगे, 5 यूपीजी के करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह मिलेगा और 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर का नेशनल और यूपी का अलग अलग मंथ वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर अलग मिलेगा। इसके अलावा आपका पूरा करंट अफेयर का अलग से मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ आपको 499 रुपए में। लेकिन अगर आपको इसके अलावा डाउट क्लियरेंस ग्रुप भी चाहिए कि सर जी मुझे ज्ञान सर का पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि मुझे इस 30 दिनों के अंदर हर हालत में अपना एग्जाम निकालना ही निकालना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको हमारा एससीएस का जो टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।